वेलकम बैक टू क्विक स्टडीज। दोस्तों, भारत दर्शन के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मेघालय के बारे में। मेघालय वो स्टेट जो कि 7 सिस्टर स्टेट जो हैं उनका एक भाग है। ठीक है, तो आज किसके बारे में बात करेंगे हम? मेघालय के बारे में। ठीक है, मेघालय की अगर हम लोकेशन की बात करें दोस्तों, तो इंडिया का मैं जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिस्सा है वो मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ठीक है, ये वाला मान लीजिए हमारा नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, और इधर बाकी का अपना साउथ इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे दोस्तों मेघालय है। कहाँ पे है? यहाँ पे मेघालय है। और मेघालय के इस तरफ कौन है? बांग्लादेश है। ठीक है, कौन है? बांग्लादेश है। और बाकी के जो 3 हिस्से हैं उधर कौन है? असम है। क्या है? असम है। ठीक है, तो जो मेघालय की अगर बात करें तो मेघालय की एक तरफ असम है और दूसरी तरफ बांग्लादेश है। ठीक है, मेघालय को थोड़ा सा हमें ना अकेले मेघालय का नक्शा जो है वो बना लेता हूं मैं, ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मेघालय का नक्शा दोस्तों कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये इस तरह से मेघालय है। ठीक है, मेघालय की यहां से लेके और इस तरफ तक ये पूरे क्षेत्र में कौन है? असम। कौन सा क्षेत्र है? असम क्षेत्र है। और यहाँ पे बांग्लादेश का एक क्षेत्र लगता है जिसका नाम है मेमनसिंह। क्या नाम है? मेमनसिंह। ठीक है, ये मेमनसिंह क्षेत्र है। और इधर बात करें अगर हम वेस्ट की तरफ बात करें तो वेस्ट में बांग्लादेश का ही एक और क्षेत्र पड़ता है, रंगपुर। कौन सा क्षेत्र है? रंगपुर। ठीक है, तो बांग्लादेश का जो मेमनसिंह क्षेत्र है वो मेघालय के साउथ में पड़ता है और वेस्ट में पड़ता है रंगपुर। ये दोनों क्षेत्र किसके हैं? बांग्लादेश के। और इंडिया की बात करें तो ऊपर की तरफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे कौन है? असम है। ठीक है दोस्तों, मेघालय की जब रचना हुई थी तो मेघालय को असम से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, किससे अलग करके बनाया था? असम से अलग करके। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेघालय जो नाम है मेघालय उसका मतलब क्या है। ठीक है, मेघालय दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है मेघा, ठीक है, और एक आलया। ठीक है, मेघा यानी क्लाउड यानी बादल। ठीक है, मेघालय का अर्थ जो है वो हम बता रहे हैं आपको किन 2 शब्दों से मिलके बना है? मेघा प्लस आलया। और ये दोनों ही वर्ड कौन सी लैंग्वेज के हैं? संस्कृत लैंग्वेज के हैं। कौन सी लैंग्वेज के हैं? संस्कृत लैंग्वेज के हैं। मेघा का अर्थ होता है क्लाउड्स और आलया का अर्थ होता है अबोर्ड। क्या अर्थ होता है? अबोर्ड। अबोर्ड का मैं आपको पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूं। अबोर्ड का अर्थ होता है निवास या फिर होम। ठीक है, क्या अर्थ होता है अबोर्ड का? निवास या फिर होम। ठीक है, तो क्लाउड्स एंड अबोर्ड, तो पूरा अर्थ क्या हो गया? द अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, यानी बादलों का निवास यानी बादलों का घर। और इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेघालय में सबसे ज्यादा, इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? मेघालय में होती है। ठीक है दोस्तों, तो मेघालय का जो लिटरल मीनिंग है नाम का जो एक्चुअल अर्थ है वो है द अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों का घर। ठीक है, ये तो हो गई इसकी नाम की बात। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके उपनाम की। दोस्तों, मेघालय को ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो अंग्रेज भारत के अंदर शासन करते थे वो मेघालय को क्या बुलाते थे? स्कॉटलैंड। क्या बुलाते थे? स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर जो कुछ लोग थे वो क्या कहते थे? स्कॉटलैंड ऑफ एशिया। ठीक है, इसको स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया या फिर स्कॉटलैंड ऑफ एशिया बोलते थे। ठीक है, किसको बोलते थे? मेघालय को बोलते थे। किसके द्वारा बोला जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि मेघालय बना कब बना। ठीक है, तो फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन दोस्तों मेघालय की हुई थी 21 जनवरी 1972 में। कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को हुई थी। और इसको किससे अलग करके बनाया गया था? असम से अलग करके बनाया था। ठीक है, असम से अलग करके बना दिया। और कौन कौन से क्षेत्र आए इसमें? आए खासी हिल्स, ठीक है, गारो हिल्स एंड
जैंतिया हिल्स। ये 3 क्षेत्र थे दोस्तों, आसाम में जो आते थे 3 क्षेत्र, इनको अलग करके एक नया स्टेट बना दिया और उस स्टेट का नाम क्या बन गया? मेघालय। क्या बन गया? मेघालय। ठीक है, ये जो तीनों जो है खासी, गारो एंड जैंतिया, ये यहाँ की जनजातियां हैं। क्या हैं? जनजातियां हैं। और इन्हीं जनजातियों के नाम पे इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है, क्योंकि इन पहाड़ियों पे इन जनजातियों का निवास है। ठीक है, ये नाम आप मेघालय के बारे में जब भी पढ़ेंगे तो ये नाम बार बार आपके आगे आएंगे, क्योंकि इन्हीं के नाम पे यहाँ की कुछ जो लोकल भाषाएं हैं वो भी इनके नाम पे हैं, कुछ जो लोकल रिवर्स हैं, कुछ फेस्टिवल्स हैं वो भी खास इन ट्राइब्स के नाम पे ही हैं। ठीक है, तो ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, खासी, गारो एंड जैंतिया। ठीक है, ये तीनों पहाड़ियां थी, इनको आसाम से अलग किया गया और फिर नया क्षेत्र बनाया गया जिसका नाम था मेघालय। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। मेघालय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हम फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं मेघालय के एरिया की। ठीक है, मेघालय का एरिया यानी कि यहाँ का क्षेत्रफल। दोस्तों यहाँ का क्षेत्रफल है 22,429 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 22,429 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर मैं कहूं 22,429 किलोमीटर स्क्वायर। और इसके साथ ही इसकी पोजीशन कौन सी है? ये 22वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, ये 22वां सबसे बड़ा राज्य है इंडिया का। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों पॉपुलेशन की। ठीक है, पॉपुलेशन की अगर बात करें हम मेघालय की, तो दोस्तों पॉपुलेशन है 2.9 मिलियन। कितनी है? 2.9 मिलियन, यानी लगभग 29 लाख। ठीक है, 29 से 30 लाख के बीच में इसकी पॉपुलेशन रहती है। और पॉपुलेशन के हिसाब से भी इसका कौन सा है स्थान? 22वां स्थान है। तो इसका एरिया में भी 22वां स्थान है और पॉपुलेशन में भी 22वां स्थान है, अगर हम राज्यों की बात करें। ठीक है दोस्तों, अब हमें एरिया मिल गया, पॉपुलेशन मिल गया, तो अब हम क्या बता सकते हैं? डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो वो है 130 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी 130 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात होगी तो यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे बोली जाने वाली लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज एक ही है, इंग्लिश। कौन सी है? इंग्लिश है दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पे बोलियां बोली जाती हैं, जो कि यहाँ की जो जनजातियां हैं वो जनजातियों की कुछ अपनी भाषाएं हैं। उन भाषाओं का नाम क्या है? खासी, गारो एटसेट्रा। ठीक है, ये यहाँ की प्रमुख बोलियां हैं, खासी, गारो। ऑफिशियल लैंग्वेज एक ही है यहाँ की, कौन सी है? इंग्लिश। ठीक है, इसके अलावा जो लोकल भाषाएं जो और है वो है प्रमुख जो है वो खासी एंड गारो है। इसके अलावा यहाँ पे नेपाली भी बोली जाती है, बंगाली भी बोली जाती है, असमी भी बोली जाती है, और इसके अलावा यहाँ पे हिंदी भी बोली जाती है। कुछ बहुत मामूली जो लोग हैं वो हिंदी और उर्दू भी यूज करते हैं, लेकिन प्रमुख क्या है? खासी, गारो एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। इसके अलावा नेपाली, बंगाली, आसामी, क्योंकि आसाम से अलग हुआ तो सीधी सी बात है आसामी बोलने वाले भी बहुत लोग होंगे। ठीक है, तो ये बात होगी यहाँ की लैंग्वेज की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लैंग्वेज के साथ साथ लिटरेसी रेट की। ठीक है, यानी यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कितने हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो वो है दोस्तों 75.84। कितनी है? साक्षरता दर कितनी है यहाँ की? 75.84, यानी 75.84%। और जो कि इंडिया का जो एवरेज लिटरेसी रेट है उससे ज्यादा है। ठीक है, तो एवरेज लिटरेसी रेट से ज्यादा है मेघालय की लिटरेसी रेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो फटाफट ले लो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आगे कुछ यहाँ की जो प्रमुख जो लोग हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ठीक है, जो इंपॉर्टेंट स्टेट के अंदर जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा दोस्तों गवर्नर। ठीक है, मेघालय के गवर्नर कौन है दोस्तों? गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। कौन है दोस्तों? सत्यपाल मलिक। ठीक है, सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ के चीफ मिनिस्टर की, ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? कोनार्ड संगमा। कौन है? कोनार्ड संगमा। नाम क्या है? कोनार्ड संगमा। ठीक है, ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं।
ठीक है दोस्तों। और इनकी अगर पार्टी का बात करें तो वो है एनपीपी। ठीक है, ये एनपीपी जो पार्टी है उससे बिलोंग करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ के हाई कोर्ट की। ठीक है, यहाँ का हाई कोर्ट जो है वो दोस्तों शिलोंग में है। कहां पे है? शिलोंग में है। बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से लोग आपको बताएंगे कि मेघालय का जो हाई कोर्ट है वो कहां था? गुवाहाटी में। लेकिन गुवाहाटी से ये हटा दिया गया था। गुवाहाटी से कब हटा था दोस्तों? यहाँ की फॉर्मेशन कब है? 23 मार्च 2013। कब बना था ये? शिलोंग के अंदर कब बना था यहाँ का हाई कोर्ट? 23 मार्च 2013 में बना था। और इससे पहले ये कहाँ होता था? इससे पहले ये गुवाहाटी में एक बेंच लगती थी और वहां पे इसके फैसले सुनाए जाते थे। लेकिन अब ये कहां बन गया? शिलोंग में। शिलोंग क्या है? कैपिटल है। कहां की? मेघालय की। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, जिसके अंदर यहाँ का हाई कोर्ट लगता है। और 23 मार्च 2013 को ये हाई कोर्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हाई कोर्ट की बात हुई है तो यहाँ के चीफ जस्टिस की भी बात कर लेते हैं। चीफ जस्टिस कौन है? विश्वनाथ सोमदर। कौन है? विश्वनाथ सोमदर। ठीक है, यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? विश्वनाथ सोमदर। और इन्होंने कब किया था ज्वाइन? अप्रैल 2020 में इन्होंने ज्वाइन किया था। कब किया था? अप्रैल 2020 के अंदर। ठीक है, तो अप्रैल 2020 में यहाँ पे नए चीफ जस्टिस आए जिनका नाम है विश्वनाथ सोमदर। और टोटल जजेस कितने हैं यहाँ पे इस हाई कोर्ट में? ठीक है, टोटल जजेस की संख्या है यहाँ पे 4। कितनी है? 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे टोटल मेघालय के हाई कोर्ट में टोटल जजेस कितने होते हैं? 4 होते हैं। जिसमें से चीफ जस्टिस कौन है? विश्वनाथ सोमदर। और विश्वनाथ सोमदर कब आए यहाँ पे? अप्रैल 2020 में। यह हाई कोर्ट शिलोंग के अंदर कब से स्टार्ट हुआ? 23 मार्च 2013 से। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है? कोनार्ड संगमा, जो कि एनपीपी से है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। ठीक है, अब एक छोटा सा फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पे हालांकि यहाँ पे हाई कोर्ट है, ठीक है, मेघालय के अंदर हाई कोर्ट है, लेकिन आपको पता होगा कि मेघालय जो क्षेत्र है वो ट्राइबल क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी जनजातियां बहुत पाई जाती हैं। तो जैसे अपने यहाँ पे पंचायत सिस्टम होता है, ठीक है, राजस्थान हरियाणा इधर के क्षेत्रों में पंचायत सिस्टम होता है कि पंचायत फैसला करती है गांव के अंदर कोई भी अपराध का। तो वहां पे जो ट्राइब्स होती हैं वो फैसला करती है, यानी कबीले का जो सरदार होता है वो कबीले का सरदार किसी भी आदमी को सजा सुनाता है। तो उस सिस्टम को यहाँ पे क्या बोलते हैं? दरबार। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी अपराध होता है तो क्या लगता है? दरबार लगता है। और दरबार के अंदर जो कबीले का सरदार होता है वो फैसला सुनाता है। ठीक है दोस्तों, हालांकि यहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो शिलोंग में है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं। ठीक है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, लोकसभा राज्यसभा की सीटें वगैरह, इन सब के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट जो हैं मेघालय में, टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 11 हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी 11 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें सबसे बड़ी सिटी की। जो सबसे बड़ी सिटी है वो यहाँ की कैपिटल भी है, ठीक है, शिलोंग। ठीक है, और ये क्या है? यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। क्या है? लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है वो शिलोंग है, वो यहाँ की कैपिटल भी है। डिस्ट्रिक्ट टोटल 11 है। राज्यसभा की अगर सीटों की बात करें तो राज्यसभा की 1 ही सीट है यहाँ पे। ठीक है, और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 2। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 60। कितनी है? 60। ठीक है, तो राज्यसभा सीट्स कितनी है? 1। लोकसभा सीट्स कितनी है? 2। विधानसभा सीट कितनी है? 60। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा सिस्टम है? यूनिकैमरल। कौन सा सिस्टम है? यूनिकैमरल, यानी एक सदनीय विधानमंडल। क्या है? एक सदनीय विधानमंडल। ये है यहाँ पे यूनिकैमरल सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब ये बात हो गई यहाँ की विधानसभा सीटें वगैरह के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों मेघालय में कौन कौन से धर्म पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ के रिलीजन्स के बारे में। ठीक है, तो मेघालय में अगर रिलीजन्स की बात करें तो सबसे बड़ा रिलीजन दोस्तों मेघालय में है वो है क्रिश्चियंस। ठीक है, ईसाई धर्म बहुत ज्यादा है मेघालय के अंदर। ईसाई धर्म कितना है? 74.59%, यानी कि जो मेजोरिटी है, बहुत बड़ा अमाउंट जो मेघालय का है वो लोग कौन है? क्रिश्चियंस हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा धर्म है
वो है हिंदू धर्म। और हिंदू धर्म कितना है? 11.52%। ठीक है, कितना है? 11.52% जो है वो लोग वहां पे हिंदू हैं। ठीक है, तीसरा जो दोस्तों वो है ट्राइबल रिलीजन। कौन सा है? ट्राइबल रिलीजन। मैंने आपको बताया था यहाँ पे जनजातियां पाई जाती हैं, और वो जो जनजातियां हैं वो और किसी बड़े धर्म को नहीं मानती, उनका खुद का अपना एक धर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइबल रिलीजन के जो लोग हैं वो कितना है? 8.70%। कितना है? 8.70%। यानी सबसे ज्यादा यहाँ पे ईसाई धर्म के लोग हैं, फिर हिंदू धर्म के लोग हैं, और फिर तीसरे नंबर पे कौन आते हैं? ट्राइबल रिलीजन, यानी जिनकी जनजातियों की खुद की उनका धर्म है। ठीक है, और इसके बाद मुस्लिम्स कितने आते हैं दोस्तों? मुस्लिम्स आते हैं 4.39%। कितने हैं? 4.39%। यानी ये चार प्रमुख रिलीजन है यहाँ पे। क्रिश्चियंस यानी ईसाई कितने हैं? 74.59%। ठीक है, हिंदू कितने हैं? 11.52%। ट्राइबल रिलीजन कितने हैं? 8.70%। एंड यहाँ पे मुस्लिम्स कितने हैं? 4.39%। और बाकी बहुत कम अमाउंट 0.45 के आसपास यहाँ पे क्या है? अदर रिलीजन। अदर रिलीजन में जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म ये हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या बात थी यहाँ के रिलीजन्स के बारे में। अब यहाँ पे अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो फटाफट हम बात कर लेते हैं इस स्टेट के कुछ प्रमुख सिंबल्स के बारे में। ठीक है, यहाँ की वो जो प्रमुख चिन्ह हैं, ठीक है, सिंबल्स जो हैं। तो दोस्तों प्रमुख सिंबल्स की बात करें तो सबसे पहले आता है कि किसी भी स्टेट का एम्बलम। तो यहाँ का जो एम्बलम है दोस्तों वो है अशोक स्तंभ। ठीक है, जिसके यहाँ पे आगे शेर बने हुए हैं अलग अलग दिशाओं में। तो यहाँ का जो सिंबल है वो अशोक स्तंभ है। ठीक है, तो वो आपको नोट कराने की जरूरत नहीं है, आप याद रख लेना। और उसके अलावा यहाँ का जो प्रमुख स्लोगन है वो है सत्यमेव जयते। ठीक है, तो ये दो आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा जो याद रखने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ का जो स्टेट मैमल है, मैमल किसको बोलते हैं? पशु को, राजकीय पशु। राजकीय पशु कौन सा है दोस्तों? यहाँ का क्लाउडेड लेपर्ड। कौन सा है? क्लाउडेड लेपर्ड। लेपर्ड जो है वो कैट जो फैमिली है, कैट फैमिली जिसको बोलते हैं, उसी का होता है लेपर्ड। और इसको अगर मैं हिंदी में बताऊं तो धूमिल। क्लाउड का अर्थ होता है धूमिल और लेपर्ड का अर्थ हुआ तेंदुआ। ठीक है, तो यहाँ का जो राजकीय पशु है वो क्या है? धूमिल तेंदुआ यानी क्लाउडेड लेपर्ड। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ का स्टेट बर्ड कौन सा है। स्टेट बर्ड यानी राजकीय पक्षी वो है दोस्तों हिल मैना। क्या है? मैना, तोता मैना आपने सुना होगा कहानियों में। ठीक है, तो वही मैना है यहाँ पे बात हो रही है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पहाड़ी मैना। क्या बोलते हैं? पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना जो स्टेट बर्ड है वो आपने एक जगह और पढ़ा होगा अगर आपने हमारे सारे वीडियोस ध्यान से देखे हैं। एक और जगह आपने कहां पढ़ा है इसको? वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो स्टेट बर्ड जो है वो भी क्या है? पहाड़ी मैना ही है। ठीक है, तो आप वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखा करिए। वीडियो अगर आप खोलते हैं तो उसको पूरा देखिए। ठीक है दोस्तों, इससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। और इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ के फ्लावर की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, फ्लावर कौन सा है यहाँ का? लेडी स्लीपर। कौन सा फ्लावर है? लेडी स्लीपर। लेडी स्लीपर दोस्तों एक ऑर्चिड फैमिली का फ्लावर है। ऑर्चिड फैमिली कौन सी होती है? जो कि फ्लावर्स ओपन रहते हैं ऐसे ट्रैप की तरह, एक जाल की तरह ओपन होता है फ्लावर, और उसके अंदर जैसे ही इंसेक्ट आके बैठता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, एक आपने अपनी बुक्स में एक प्लांट का नाम सुना होगा, पिक्चर प्लांट। ये आपने बहुत जगह सुना होगा। ठीक है, पिक्चर प्लांट। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं उनके सामने बार बार आता होगा पिक्चर प्लांट। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। ये भी ऑर्चिड फैमिली का ही है। ये इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट इनके अंदर आके चिपक जाता है और अंदर ही अंदर मर जाता है, जिससे प्रोटीन जो होता है वो इन फ्लावर्स को मिलता है। तो ये क्या है? लेडी स्लीपर है। ये ऑर्चिड फैमिली से है। ठीक है, ऑर्चिड फैमिली से। तो याद कर लेना कि यहाँ का स्टेट फ्लावर कौन सा है? लेडी स्लीपर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेट और यहाँ के ट्री की बात कर लेते हैं। फ्लावर हो गया हमारा। ठीक है, स्टेट ट्री की अगर बात करें तो वो है दोस्तों गामर। कौन सा है? गामर। गामर नॉर्थ ईस्ट में उधर गामर बोलते हैं। और अगर हम यहाँ की बात करें वेस्ट इंडियन में, तो वेस्ट इंडिया में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं सांगवान। आपने कई जगह नाम सुना होगा, सांगवान की लकड़ी से फर्नीचर बना है, तो क्या बोलते हैं इसको? सांगवान, या फिर इसको सोगान भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सोगान। ठीक है,
ये अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग नाम है, लेकिन इसको सांगवान, सोगान या फिर गामर बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट टीक। इंग्लिश में इस ट्री को क्या बोलते हैं? व्हाइट टीक। ठीक है, तो ये यहाँ के प्रमुख सिंबल्स थे मेघालय के, जिनको नोट करना है फटाफट नोट कर लो। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगले हम टॉपिक में बात करते हैं दोस्तों यहाँ के डांस फॉर्म्स, यानी कि मेघालय के अंदर जो नृत्य होते हैं। ठीक है, नृत्यों के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी स्टेट के बारे में, कल्चर के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। कल्चर से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों डांस फॉर्म्स की। ठीक है, नृत्य कला। ठीक है, नृत्य कला में सबसे प्रमुख आता है दोस्तों लोहो डांस। कौन सा आता है? लोहो डांस। ठीक है, ये सारे जो डांस फॉर्म है यहाँ के, वो यहाँ की ट्राइब्स के द्वारा में किए जाते हैं, जो यहाँ की जो जनजातियां हैं उनके द्वारा ये डांस किए जाते हैं। दूसरा जो दोस्तों सबसे बड़ा जो डांस फॉर्म है वो है शाद सुक मैसिम। क्या है? शाद सुक मैसिम। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हो सकता है कि इधर उधर हो, क्योंकि जो वहां के जो लोकल लोग हैं वो इस नाम को हो सकता है कुछ और तरह से प्रोनाउंस करते हो, लेकिन यहाँ पे आप स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, शाद सुक मैसिम। ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए आपकी। आप क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में हम अलग अलग रीजन से रहते हैं और अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। तो आप केवल स्पेलिंग पे ध्यान रखिए और ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे शाद सुक मैसिम जो है वो डांस फॉर्म है। ठीक है, तीसरी अगर डांस फॉर्म की बात करें तो वो है दोस्तों नोंगक्रेम। कौन सी है? नोंगक्रेम। नोंगक्रेम डांस फॉर्म है वो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है मेघालय की। ये तीन प्रमुख जो हैं वो नृत्य हैं मेघालय के। इसके बारे में हम साथ में ही बात कर लेते हैं दोस्तों फेस्टिवल्स की। ठीक है, फेस्टिवल्स की बात कर लेते हैं, यानी कि यहाँ के जो प्रमुख त्योहार है या सेलिब्रेशंस जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे जो प्रमुख है वो है दोस्तों वंगाला फेस्टिवल। कौन सा है? वंगाला। वंगाला फेस्टिवल। ठीक है, कौन सा फेस्टिवल है? वंगाला फेस्टिवल, वंगाला। ठीक है, और दूसरा जो प्रमुख फेस्टिवल है वो है दोस्तों शाद शुक्र। कौन सा है? शाद शुक्र फेस्टिवल। ठीक है, यहाँ के नाम थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे, जो लोग इस क्षेत्र से नहीं हैं उनको हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार अगर आप इन नामों को अच्छे से याद कर लेंगे तो आपकी कभी भी अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एमसीक्यू तो कभी भी आ गया तो आप तुरंत कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ते ही याद आ जाएगा। तो स्पेलिंग ढंग से याद कर लेना, शाद शुक्र। ठीक है, शाद शुक्र फेस्टिवल। तीसरा जो फेस्टिवल है दोस्तों वो है नोंगक्रेम। ठीक है, नोंगक्रेम यहाँ पे डांस फॉर्म भी है, नोंगक्रेम यहाँ पे फेस्टिवल भी है। ठीक है, नोंगक्रेम डांस फॉर्म भी है, नोंगक्रेम फेस्टिवल भी है। और जो चौथा फेस्टिवल जो है वो है दोस्तों बेडेनक्लाम। कौन सा है? बेडेनक्लाम। BEHDEINKHLAM। ठीक है, बेडेनक्लाम, बेडेनक्लाम फेस्टिवल। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, नाम थोड़े से डिफिकल्ट हैं, लेकिन इनको एक बार आप अच्छे से एक बार ये वीडियो 2-3 बार अगर आप रिवाइंड कर करके इसको देख लेंगे तो ये नाम आपको याद हो जाएंगे। और आपके कभी भी अगर ये नाम किसी भी एग्जाम में एमसीक्यू में आए तो आप इजीली कर पाएंगे। और नॉर्मली ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो एमसीक्यू में ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, एमसीक्यू में ही आपको पूछेगा कि मेघालय, इनमें से मेघालय का जो फेस्टिवल है वो कौन सा है या डांस फॉर्म कौन सा है। तो ठीक है, जो आपने पढ़े होंगे अगर ध्यान से तो आपको पता होगा कि कौन सा डांस फॉर्म कौन से स्टेट का है। ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब कल्चर के बारे में दोस्तों हमने बात कर ली, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ के कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, यानी भूगोल से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। और जब हम भूगोल की बात करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट जो चीजें पढ़ने लायक है वो है यहाँ के नेशनल पार्क। नेशनल पार्क या फिर मैं कहूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर कहें फॉरेस्ट। ठीक है, ये तीनों ही चीजें हम पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि नेशनल पार्क अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, तो नेशनल पार्क की अगर बात करें तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो है नोकरेक। कौन सा है? नोकरेक नेशनल पार्क।
ये मेघालय का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, अक्सर ये क्वेश्चंस में आ जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आप जरूर याद कर लेना कि क्या नाम है, नोकरेक नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम सेकंड नेशनल पार्क की बात करें तो वो है बालपाक्रम। कौन सा है? बालपाक्रम नेशनल पार्क। बालपाक्रम नेशनल पार्क इजीली आपको याद हो जाएगा, नाम काफी इजी है, नोकरेक से तो इजी है। ठीक है, तीसरा जो दोस्तों वो है बगमाड़ा। कौन सा है? बगमाड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, बगमाड़ा जो नेशनल पार्क है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बगमाड़ा रिजर्व फॉरेस्ट भी बोलते हैं। कुछ जगह पे आपको इसका नाम रिजर्व फॉरेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो नेशनल पार्क या रिजर्व फॉरेस्ट कहें, लेकिन यहाँ पे नाम आपको इंपॉर्टेंट है बगमाड़ा। कुछ बुक्स में इसको नेशनल पार्क बताया गया है, कहीं पे रिजर्व फॉरेस्ट बताया गया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ करेक्ट फॉर्म, तो आपको रिजर्व फॉरेस्ट आप याद कर लेना। ठीक है, नेशनल पार्क में आपका इंपॉर्टेंट ये दो ही आएंगे, बगमाड़ा को आप रिजर्व फॉरेस्ट ही याद करना। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गई यहाँ पे फॉरेस्ट या नेशनल पार्क की बात करें। अब ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो फटाफट हम यहाँ की रिवर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि नेशनल पार्क्स के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज कहीं भी पूछी जा सकती है वो है रिवर्स, यानी यहाँ की बहने वाली नदियां। और नदियों में सबसे बात करें इंपॉर्टेंट की तो वो है कोपिली। कौन सी है? कोपिली रिवर। कोपिली रिवर सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोपिली के बाद जो दूसरे नंबर पे आती है वो है डिगारू या डिगरू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिगारू या फिर डिगरू। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग है। ठीक है, और इसके अलावा अगर तीसरी इंपॉर्टेंट की बात करें तो वो है पाइयन। ठीक है, PIYAIN, पाइयन रिवर। ठीक है, और ये होगी तीसरी नदी। चौथी नदी की अगर हम बात करें तो वो है सोमेश्वरी, सोमेश्वरी रिवर। और पांचवी बात करूं तो वो है मेंदू। कौन सी है? मेंदू। थोड़ा सा नाम ये साउथ इंडिया का लगता है, मेंदू। वहां पे साउथ इंडिया में आपने एक व्यंजन सुना होगा, मेंदू वड़ा। ठीक है, तो उससे आप याद रख लेना, मेंदू वड़ा से मेंदू रिवर कहां पे बहती है? मेघालय में। तो रिवर्स की बात करें तो कौन सी हो गई? कोपिली रिवर, उसके अलावा डिगरू रिवर, उसके अलावा पाइयन रिवर, सोमेश्वरी रिवर एंड मेंदू रिवर। ये 5 प्रमुख नदियां हैं मेघालय की। इसके अलावा अगर नेशनल पार्क्स और फॉरेस्ट की बात करें तो कौन से हैं? नोकरेक नेशनल पार्क, उसके अलावा है बालपाक्रम नेशनल पार्क, उसके अलावा बगमाड़ा रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हमारे ज्योग्राफिकल फैक्ट्स थे। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब दोस्तों हम सबसे आखिर में बात कर लेते हैं मेघालय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है दोस्तों, मेघालय से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं मेघालय के। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जुड़े हुए हैं मेघालय के बारे में। सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है दोस्तों मैट्रिलिनियल सिस्टम। ठीक है, क्या है दोस्तों? मैट्रिलिनियल सिस्टम। मैट्रिलिनियल सिस्टम आपको समझाता हूं क्या होता है दोस्तों। आपने यहाँ पे एक सुना होगा पितृसत्ता, हिंदी में वर्ड सुना होगा पितृसत्ता, यानी कि पुरुषों का हमारे इधर राज रहता है कि भाई मतलब पुरुषों को महत्व ज्यादा दिया जाता है। अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री भी निकालनी होती है तो क्या करते हैं दोस्तों, हम पुरुषों के हिसाब से निकालते हैं, भाई इसका पिता कौन था, उसका पिता कौन था, उसका पिता कौन था। तो इस तरह से हमारे है ना यहाँ पे पुरुषों के आधार पे उसके वंश का पता लगता है। लेकिन मैट्रिलिनियल सिस्टम जो होता है उसके अंदर माता को महत्व दिया जाता है, यानी औरतों को महत्व दिया जाता है। अगर आपको किसी की फैमिली की हिस्ट्री निकालनी है तो आपको उसकी माँ, फिर उसकी माँ, फिर उसकी माँ, यानी औरतों के हिसाब से आपको वंश का पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पे जब शादी होती है तो शादी के बाद विदाई दुल्हन की नहीं होती, विदाई दूल्हे की होती है। यानी जो लड़का होगा वो लड़की के घर जाके रहेगा। ठीक है, तो और यहाँ पे मुखिया कौन होता है? महिला जो होती है, घर की महिला जो होती है वो मुखिया होती है। और महिला भी कौन सी? सबसे छोटी जो महिला होगी, यानी यंगेस्ट डॉटर। कौन होगी? यंगेस्ट डॉटर। कौन होगी? यंगेस्ट डॉटर होगी। और यंगेस्ट डॉटर जो होती है उसको वहां की भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं खुन खादू। क्या बोलते हैं? खुन खादू। ठीक है, खुन खादू जो होती है वो वहां की उस घर की यंगेस्ट डॉटर होती है। और खुन खादू जो होता है उसका ये
उत्तरदायित्व होता है, यानी उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो माँ बाप का ख्याल रखेगी। ठीक है, माँ बाप का ख्याल कौन रखेगी? जो यंगेस्ट डॉटर जो होगी। और आगे जाके जो प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली किसको मिलेगी? खून खाद्दू को। या तो खून खाद्दू को मिलेगी या फिर जो माँ बाप हैं वो ऑलरेडी अपनी विल के अंदर लिखवा के जाएंगे, वरना ऑटोमेटिक किसको मिलेगी? खून खाद्दू को, जो यंगेस्ट डॉटर होती है। और यहाँ पे मैट्रिलिनियल सिस्टम है, इसका मतलब माता के आधार पे यहाँ पे वंश का पता चलता है, पिता के आधार पे नहीं। ठीक है, यंगेस्ट डॉटर के बारे में। अब यहाँ पे अगर देखो, मान लीजिए किसी के घर में लड़की नहीं है। ठीक है, अगर किसी के घर में लड़की नहीं है तो वो क्या करेंगे? अपनी फैमिली में से जो नजदीकी जो परिवार है, उस परिवार में से किसी लड़की को वो गोद ले लेंगे। ठीक है, वो गोद लेंगे और उसको क्या बनाएंगे? खून खाद्दू। ठीक है, और अगर वो भी नहीं है तो क्या करेंगे? जो लड़के की जो बहू होती है, लड़के की बहू को क्या बनाएंगे? खून खाद्दू। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया? मैट्रिलिनियल सिस्टम हो गया, यंगेस्ट डॉटर। और यंगेस्ट डॉटर को वहां पे क्या बोलते हैं? खून खाद्दू। और यंगेस्ट डॉटर क्या करेगी? माँ बाप का ख्याल रखेगी तथा प्रॉपर्टी उसी को मिलेगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा मेरे को, और आप भी इसको याद कर लेना। कभी भी एग्जाम में कोई पूछ ले भाई मैट्रिलिनियल सिस्टम का एक एग्जांपल बताओ इंडिया के अंदर, तो क्या होगा? मेघालय। ठीक है दोस्तों, अगला जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है मौसिनराम। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? मौसिनराम। मौसिनराम दोस्तों एक साल में सबसे ज्यादा बारिश जो रेनफॉल रिसीव करने वाला क्षेत्र है। ठीक है, हाईएस्ट रेनफॉल इन ईयर। ठीक है, एक साल के अंदर, साल इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड याद रखना आप, साल। एक साल के अंदर हाईएस्ट रेनफॉल कहां पे होती है? मौसिनराम में। और अगर आपसे पूछ ले एक महीने में अगर आपसे पूछ ले तो चेरापूंजी। ठीक है, हाईएस्ट रेनफॉल इन मंथ। ठीक है, एक महीने में सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां होती है? चेरापूंजी। और एक साल में सबसे ज्यादा कहां होती है? मौसिनराम। इनमें आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मौसिनराम एक साल, चेरापूंजी एक महीना। और चेरापूंजी का नाम भी बदल दिया गया है। बहुत सी पुरानी किताबों में आपको यह नाम मिलेगा चेरापूंजी, लेकिन चेरापूंजी का नया नाम क्या है? सोहरा। क्या नाम है? सोहरा। SOHRA, सोहरा। ठीक है, ये नाम मिलेगा आपको चेरापूंजी का नया नाम, आप नोट कर लेना, ये है नया नाम चेरापूंजी का, जो कि एक महीने में सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है। और एक साल में कौन सा करता है? मौसिनराम। ठीक है, और ये क्या है? यहाँ के वेटेस्ट, सबसे जो गीला क्षेत्र है, वेटेस्ट रीजन ऑन अर्थ। पूरी दुनिया के अंदर यहां से ज्यादा बारिश कहीं नहीं होती है, यानी इट इज द वेटेस्ट रीजन ऑन द अर्थ। ठीक है, और चेरापूंजी के जहां जहां बोर्ड लगे हैं, आप बोर्ड में नीचे ब्रैकेट में ये लाइन जरूर देखेंगे, वेटेस्ट रीजन ऑन अर्थ। ठीक है दोस्तों, ये थे 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसके अलावा चौथे की बात कर लेते हैं दोस्तों। चौथा है यहाँ पे नेचुरल रूट ब्रिज। क्या है? नेचुरल रूट ब्रिज। ठीक है, रूट ब्रिज क्या होता है दोस्तों? रूट ब्रिज मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये 2 पेड़ हैं। ठीक है, ये 2 पेड़ हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे पास में, तो वहां पे इस तरह के पेड़ होते हैं कि इन दोनों पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ उलझ जाती हैं। क्या करती हैं? उलझ जाती हैं, और क्या बना देती हैं? ब्रिज जैसा बना देती हैं। जैसे जैसे साल निकलते हैं वो जड़ें मजबूत हो जाती हैं, और वहां पे क्या बनाती हैं? ब्रिज यानी पुल। और ये वहां पे जो ब्रिज है ये क्रॉस करने के लिए, रिवर को क्रॉस करने के लिए काम आते हैं। छोटी छोटी वहां पे खाइयां जो होती हैं, खड्डे होते हैं, उन खड्डों को पार करने के लिए नेचुरल रूट ब्रिज। नेचुरल यानी जो कि प्रकृति से खुद बने हैं। 5वें फैक्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों 5वां फैक्ट है एक गांव के बारे में। गांव है दोस्तों मोलिनोंग विलेज। कौन सा गांव है? मोलिनोंग विलेज। मोलिनोंग विलेज की जो खास बात है दोस्तों वो ये कि ये पूरे एशिया का सबसे साफ गांव है। सबसे साफ गांव का मतलब क्लीनेस्ट विलेज। ठीक है, ये क्लीनेस्ट विलेज है। और कब से है? ये 2005 से है। 2005 से मोलिनोंग जो विलेज है वो
एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव है। यहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इतने अच्छे से वर्क करती है और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो सहयोग है वो है वहां के लोगों का। लोग खुद साफ सफाई रखते हैं, इसीलिए वो गांव इतना साफ सुथरा है। और बड़ी अजीब बात है, देखिए अगर एशिया के सबसे गंदे शहरों की बात करें तो वो भी इंडिया में है, और एशिया के सबसे साफ सुथरे गांवों की बात करें तो वो भी इंडिया में है। तो दो अलग अलग तस्वीरें इंडिया की हमें देखने को मिलती हैं। तो ये आप याद कर लेना, ये है मोलिनोंग विलेज, जो कि एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव है। तो दोस्तों ये थी जानकारी मेघालय के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मिजोरम के बारे में। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, तथा अगर आप चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि जब भी हम नया वीडियो लेके आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।